अच्छा जी, सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बता दूं वो ये है कि हमारा जो सेशन है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के ऊपर ये 2 दिन हुआ करेगा, ट्यूसडे एंड वेंसडे। ट्यूसडे को 2 से आपकी 3:15 तक की क्लास है और उसके बाद आपकी 9:30 को होगी वेंसडे वाले दिन। ठीक है, अब आप लोगों ने अपनी क्लास में जब आना है तो कोशिश करनी है कि आप लोगों के पास बुक जरूर हो। आपकी बुक कौन सी हम फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए पहली चीज एलएमएस आपने अपना डेली यूज करना। डेली मीन क्लास वाले दिनों में तो मस्ट यूज करना है। मैं सारी चीजें एलएमएस पे अपलोड करती हूँ, मैं चीजें लेती भी एलएमएस में। हाँ, लेकिन जब ऑटोमेटा की चीजें आ जाती हैं, अगर ऑनलाइन चीज हो तो फिर तो हमारी मजबूरी होती है एलएमएस पे लेना, अदरवाइज मैं हैंड रिटन चीजें लेती हूँ इसकी असाइनमेंट्स वगैरह। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपकी कोर्स आउटलाइन भी शेयर कर दी हुई है और आप लोगों की बुक का मैंने सॉफ्ट लिंक शेयर की है। वैसे जो इसकी बुक है, अगर आप पायरेटेड वर्जन उर्दू बाजार वगैरह में यहाँ से कहीं से जाके पता करें तो प्रोबेबली आपको 250 तक की मिल जाएगी। ये बुक है आप लोगों की, और ये बुक है आपकी, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। और उसके बाद ये कोर्स आउटलाइन है, ये भी मैंने स्टैब में खोल दिया है। ठीक है जी, ये आपकी कोर्स आउटलाइन है, इसमें आपकी चीजें वगैरह लिखी हुई है। अच्छा, पहले आप में से किसी ने ये कोर्स पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। अच्छा, बेसिकली इस कोर्स आउटलाइन में वही चीजें हैं कि हमने चैप्टर वाइज मैंने इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि किस किस तरह से हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोमेटा है क्या, उसका इंट्रो लेंगे ये पहले 2 सेशंस में, और लैंग्वेज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी मैं शुरू करती हूँ ना तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरह से चलना है। इसके अंदर लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेज कौन सी की? कंप्यूटर की एज स्टेट मशीन हमने इसके अंदर पढ़ना है। स्टेट मशीन्स का आइडिया है आप लोगों को? स्टेट मशीन्स मतलब ओएस में आपने शायद पढ़ा होगा, ओएस आप लोगों ने पढ़ लिया हो तो मैम वो स्टेट। ऐसे भी हमने पढ़नी है। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर कंप्यूटर को एज अ स्टेट मशीन लेते हैं कि उसकी एक स्टेट अगर है, उसने उसमें इनपुट लेनी है, तो उसके बाद वो इनपुट लेने के बाद एक स्टेट होती है, उसमें रनिंग में चला जाता है, फिर रनिंग के बाद वो जब प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा तो वो कोड पे जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स के दरमियान कंप्यूटर ने काम करना होता है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर जो सारी कि वो किस तरह से कम्युनिकेशन होनी है, किस तरह से कंप्यूटर ने वो सारे काम करने हैं, वो चीजें हम इस सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे। तो उसके लिए हमें वो लैंग्वेजेस अंडरस्टैंड करनी होगी जिसकी बेस पे हम ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा डिजाइन करते हैं। ठीक है, अगर हमें थ्योरी ही नहीं पता होगी कि ऑटोमेटा काम कैसे कर रहे हैं तो हम कैसे मशीन बना देंगे। ठीक है, अभी ऑटोमेटा जो है ना उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, फिर आप लोगों को ये चीजें समझ आएंगी। अभी सिर्फ डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि क्या है, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स के बाद रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होंगे, फॉर्मल लैंग्वेजेस क्या होंगी, उसकी बेस पे हम लोगों ने कुछ ऑटोमेटेड डिजाइन करने होंगे, उनको स्ट्रिंग्स दे के चलाना होगा कि कंप्यूटर के लिए कौन सी चीजें वैलिड हैं कौन सी इनवैलिड हैं। इस तरह की जो सारी चीजें बेसिकली ये टर्म सारी उसी से रिलेटेड लिखी हुई हैं। नीचे वीक वाइज लिखा हुआ है कि हमने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये वीक वाइज मैंने चीजें लिखी हुई हैं। 16 वीक्स हैं आप लोगों के, उनमें 2 वीक्स आपके मिड और फाइनल में गुजर जाते हैं, तो आपके 14 वीक्स टोटल। ठीक है, और उन 14 वीक्स के अंदर हमारी स्ट्रेटजी अभी तक जो मुझे बताई गई है वो यही है कि 15% क्विजेस के होते हैं। ठीक है, 15% की असाइनमेंट्स और क्लास पार्टिसिपेशन। क्लास पार्टिसिपेशन का मतलब है कि मैं क्लास में एक्टिविटीज दे रही हूँ तो आप लोगों ने मुझे करके दे दी। ठीक है, मिड टर्म आपका 30%, फाइनल 40%, 100% कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर कोई चेंजेस आती हैं तो वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी फर्दर। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली आज हम लोगों ने देखना था ऑटोमेटा है क्या। ठीक है, आपकी ये बुक मेंशन करती हुई है, इसका सेकंड एडिशन है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी। ठीक है, 10 मिनट मेथोडोलॉजी भी बता दी मैंने आपको। अच्छा, आज के दिन हम लोगों ने देखना क्या है, बेसिकली ये सारा मैंने आज नहीं पढ़ा ना, ये वीक की एक मैंने स्लाइड बनाई थी क्योंकि पहले आज के दिन में हमने देखना क्या है कि ऑटोमेटा एग्जैक्टली है क्या,
और उसके अंदर छोटी छोटी जो टर्म्स जो थ्रू आउट द सेमेस्टर हमें काम आएंगी वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑटोमेटा को देख के आपके दिमाग में क्या चीज आती है, तो अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट वहां से करना चाह रहा है जूम से, वो भी बताता जाए। और अगर मैम ये जितनी भी चीजें ऑटोमेशन से रिलेटेड हैं, आई गेस ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में कंसीडर होती हैं। अच्छा, ऑटोमेशन तो ऑटोमेटा तो ऑटोमेशन से निकला है। ऑटोमेशन आप लोग लेते हैं किस चीज को है? अगर आपसे कोई पूछे ऑटोमेशन ऑटोमेशन का फॉर मतलब क्या है? एग्जांपल किसी भी चीज को आप उसको ऐसा प्रोग्राम करें कि वो खुद ब खुद काम करे, जैसे एटीएम मशीन। तो बेसिकली ऑटोमेटा जो है वो निकला तो ऑटोमेटिक वर्ड से ही है, इट्स प्लूरल ऑफ ऑटोमेशन, मेरा ऑटोमेशन का ही करना, ठीक है। बेसिकली जब हम स्टेट मशीन या कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो ऑटोमेटा का मतलब है एक ऐसी मशीन जो खुदकार तरीके से कैलकुलेट कर सके, ठीक है, विच कैन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट। तो कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट हमने करना है जी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हैं, उसके प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी हमारे पास इस तरह की, अभी वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन किस तरह के होंगे वो भी स्पेसिफिक है, सारे हैं, ठीक है। उनको हमने इसके अंदर जो है वो डील करना है। तो ऐसी मशीन, अभी मैंने कहा स्टेट कंप्यूटर को एज स्टेट मशीन इस कोर्स के अंदर हमने लेना है, तो ऐसी मशीन जो कैलकुलेट कर सके। क्या कैलकुलेट? कुछ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस होंगे, उनको इसमें कैलकुलेट करना होगा। तो समथिंग दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये इन जनरल हम कहते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर थ्योरी, जब हम यहाँ पर कंप्यूटर थ्योरी देखेंगे तो हम स्टेट मशीन के तौर पर कंप्यूटर को लेके चलेंगे। होता क्या है जी स्टेट मशीन के अंदर, आपके पास एक इनपुट आती है, इनपुट जब आएगी तो उस टाइम हमारी स्टार्ट स्टेट होगी मशीन की, ठीक है। इनपुट कुछ देंगे हम अपनी मशीन को, हमने अपनी मशीन को किसी चीज के लिए प्रोग्राम्ड किया होगा, ठीक है जी। वो प्रोग्राम चीज को जब इनपुट दी जाएगी तो वो अपनी स्टेट चेंज करेगी फ्रॉम स्टार्ट टू एग्जीक्यूशन या रनिंग। वो फिर जो प्रोग्राम होगा उसके अकॉर्डिंग इनपुट को इवेलुएट करके हमें कुछ आउटपुट प्रोवाइड करेगा। उस आउटपुट को हम क्या कहेंगे जी? हॉट स्टेट कहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ऑटोमेटा में हमने क्या करना है, एक मशीन बनानी है, उस मशीन के अंदर हमने इनपुट देनी है और उस इनपुट के अकॉर्डिंग हमने वैलिड आउटपुट उठाना है, ठीक है। अब वो जो मशीन है उसको हम थ्रू आउट दिस सेमेस्टर लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है जी बच्चे। सॉरी बच्चे, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, आप दोबारा पूछ लो। अच्छा जी, लैंग्वेज में आते हैं। सबसे पहले क्या होती है आपके लिए लैंग्वेज? बेसिकली हमने शुरू में कंप्यूटर, जब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स पढ़ने शुरू किए थे तो उस टाइम हम लोगों को बताया जाता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है। मैम जो कंप्यूटर वो बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, 0 1। हाँ, कंप्यूटर हम लोगों को ये बताया जाता है कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो सिर्फ 0 और 1 के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ऐसे ही है। तो मैम और उसमें ये अगर हम, तो हाँ जी, जी जी और जी अगर जी हमने उसके साथ कम्युनिकेट करना है तो हमें एक ऐसी लैंग्वेज यूज करनी होगी जो कंप्यूटर के लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो। अब क्योंकि जीरोस और वंस के कॉम्बिनेशंस को याद रख के हम उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते थे, तो हमने क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज करना शुरू कर दिया। जब हाई लेवल लैंग्वेजेस को हमने यूज करना शुरू किया तो क्या हुआ कि हमें उसके लिए कुछ इंटरप्रेटर्स, कंपाइलर्स और ये सारी चीजों की जरूरत पड़ी ताकि वो हमारे लिए इस चीज को ट्रांसलेट कर सकें। लेकिन ऑब्वियसली वो स्टेज से पहले, वो मशीन बनाने से पहले कुछ स्टेजेस थी ना जब हमने कम्युनिकेट करना था कंप्यूटर के साथ, तो वो उसको ऑटोमेट करने के लिए जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए था वो था लैंग्वेज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम कंप्यूटर की उस स्टेट मशीन की लैंग्वेजेस के साथ खेलेंगे। इस सेमेस्टर में हमने कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के साथ खेलेंगे। वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनके साथ वो काम करता है और क्या नहीं। अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा मैडम शायद हाई लेवल लैंग्वेजेस और वो बात कर रहे हैं, वो वाली लैंग्वेज नहीं है। अभी टोटली डिफरेंट टाइप की चीज है जो सिर्फ ऑटोमेटा के साथ रेलेवेंट है। तो लैंग्वेज क्या है जी? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। अब लैंग्वेज दो तरह की हो सकती है, फॉर्मल हो सकती है या इनफॉर्मल हो सकती है।
सिस्टम की लैंग्वेज क्या है जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनके साथ हमने उसके कम्युनिकेट करना। वो दो तरह की जो लैंग्वेजेस हैं उनमें एक आती है जी फॉर्मल लैंग्वेजेस और एक आती है इनफॉर्मल लैंग्वेजेस। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जिनमें प्रॉपर सिंटैक्स दिया होता है, हमने उसी सिंटैक्स को फॉलो करना है और फिर कम्युनिकेट उसके थ्रू करना है। C++ में भी एक सिंटैक्स प्रॉपर दिया होता है। ठीक है, जावा है, जावा का अपना एक सिंटैक्स है, तो जो सिंटैक्स के थ्रू चलती हैं उनकी क्या है जी, फॉर्मल लैंग्वेजेस है। जब भी हम फॉर्मल का वर्ड यूज करते हैं तो फॉर्मल में हम कहते हैं जी डॉक्यूमेंटेशन इसकी होनी चाहिए, ये ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। तो लैंग्वेज में भी ये है, ऐसी लैंग्वेजेस जिनकी वेल डॉक्यूमेंटेशन हुई हो, वेल डिफाइंड हो, उनकी सारी चीजें एलैबोरेट की गई हो वर्ल्ड वाइड या रीजन वाइज या जिस तरह से भी वो चल रही है, उसको हम कहेंगे जी फॉर्मल। इनफॉर्मल लैंग्वेजेस की ऐसा कोई आपको उस तरह की चीजें नहीं मिलती, वो सिर्फ लॉजिक के बेस पे चल रही होती है। ठीक है, इसलिए उनको सिमेंटिक लैंग्वेजेस कहते हैं और उनको सिंटैक्टिक लैंग्वेजेस कहते हैं। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेजेस को देखें तो इनमें कोई रूल्स बताए गए होते हैं। अब फॉर्मल डॉक्यूमेंट किस चीज को फॉर्मल किया जाएगा, फॉर्मल में एक डॉक्यूमेंटेशन है, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या बताएंगे हम, सिंटैक्स बताएंगे। अब सिंपल चीजों से हम शुरू करते हैं। आपके पास नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, नेचुरल लैंग्वेज आपकी कौन सी है, इंग्लिश, उर्दू, कुछ लोगों की पर्शियन होगी, कुछ की अरेबिक होगी, कुछ की फ्रेंच होगी। ठीक है, ये आपकी क्या है, नेचुरल लैंग्वेजेस हैं। इन लैंग्वेज के थ्रू आप आपस में ह्यूमंस कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे ही है। तो जो कंप्यूटर से हमने इंटरेक्ट करना है तो फिर हम अपनी मीडिएटर बीच में ले आते हैं, कोई ट्रांसलेटर उठा के ले आते हैं। जैसे मैंने अब इंग्लिश से उर्दू में कम्युनिकेट करना है, तो अगर एक बंदा जिसे इंग्लिश नहीं आती या उर्दू नहीं आती तो हमें बीच में एक ट्रांसलेटर रखना होगा। चाइनीज पाकिस्तान में आते हैं, ट्रांसलेटर साथ लेके आते हैं, फ्रेंच आते हैं, ट्रांसलेटर लेके आते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, कम्युनिकेट करना है, अंडरस्टैंड करना है सेम लैंग्वेज के साथ, सेम लेवल पे आके। तो अब इंग्लिश, उर्दू वगैरह इन सबको देखे जाए तो इनके फुली डॉक्यूमेंटेड लैंग्वेजेस हैं। कैसे, जब इंग्लिश सिखाई जाती है तो सबसे पहली चीज हमें क्या सिखाई जाती है, अच्छा जी अब मैं आपको वीडियो ऑन कर दूं, ग्रामर। ग्रामर। अच्छा जी बताते जाओ। लेट से आपने अपनी नेचुरल लैंग्वेज सीखनी है और नेचुरल लैंग्वेज में हमने चूज की है जी इंग्लिश। ठीक है, मैंने आप लोगों को इंग्लिश सिखानी है, तो मुझे इंग्लिश सिखाने के लिए आपको सबसे पहले क्या सिखाना होगा, मुझे सबसे पहले मैम कि जी ये एक स्मॉल लेटर केस है इंग्लिश का, मैं आपको कच्ची में पहले ये सिखाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको कैपिटल लेटर सिखाऊंगी। मैम जी बच्चे, मैम आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पे जो आपको मतलब कैमरा आपने ऑन किया ना, उस स्क्रीन को बड़ा कर दें, मतलब उस पे क्लिक कर दें, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं तो ये स्लाइड्स वाली स्क्रीन बड़ी होती है और कैमरा बिल्कुल छोटा सा नजर आ रहा होता अच्छा अब ठीक आ रहा है आपके पास, है। यस मैम, अब ठीक है। अच्छा जी, ये बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोगों ने नेचुरल लैंग्वेज अब सीखनी है, तो इंग्लिश हमने चूज किया है। तो जब हम इंग्लिश चूज करते हैं तो हमें सबसे पहली चीज क्या पता होना चाहिए, सेट ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है ना, पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, सेट ऑफ अल्फाबेट्स। जब आपको C++ सिखाई जाती है तो आपको बताया जाता है कि कौन से सेट ऑफ अल्फाबेट्स यूज होने हैं, इसमें सेमीकोलन है, इसमें कॉलन है, इसमें ये वाले सिंबल यूज होने, ये वाले सिंबल्स यूज नहीं होते, इस पे ये इनवैलिड या अपना एरर देने लग जाता है कोई। ठीक है, तो क्या चीज है, पहली चीज जब भी आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है हमें उसके सेट ऑफ अल्फाबेट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, अल्फाबेट्स आ जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हमें क्या सिखाया जाता है, ABC आ गई है। अब हम यहाँ क्या सिखाएंगे नेक्स्ट, हम कहेंगे जी A फॉर एप्पल हो गया, ठीक है, B फॉर बैट हो गया। इट मींस इन अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इनको कंकैटिनेट करते हैं। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के साथ भी बता रही हूँ और साथ साथ कंप्यूटर की अपनी टर्म्स भी यूज कर रही हूँ, तो आप लोगों ने इस चीज से अपने जहन में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि डिफरेंट अल्फाबेट्स को कंकैटिनेट करते हैं हम। कंकैटिनेट पता ना क्या है, आपस में जोड़ना। ठीक है, कंकैटिनेट किया तो हमारे पास क्या बन गए, वर्ड्स। ठीक है, इंग्लिश में तो डायरेक्ट हम कह देते हैं जी वर्ड्स बन गए, लेकिन हमारे कंप्यूटर की जो एक वोकैबुलरी है उसमें
अल्फाबेट्स के बाद क्या आता है जी, स्ट्रिंग्स आते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स के बाद हम कहते हैं जी कुछ टर्म्स होती हैं, हम वर्ड्स बोलते हैं। अब स्ट्रिंग्स और वर्ड का क्या डिफरेंस है, आप इसमें anyone can explain what is the difference between string and word? C++ में होता तो बच्चे बड़े आराम से कह देते मैडम वो नल के साथ एंड होती है और वो नल के साथ एंड नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये C++ नहीं है। जनरल अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग कैन बी एनीथिंग, ठीक है। स्ट्रिंग कैन बी एनीथिंग। लेट्स से मैं कहती हूँ ये क्या चीज, ये एक स्ट्रिंग है लेकिन ये वर्ड्स है। क्यों? वर्ड्स वो चीज है जिसे हम कहते हैं जी उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वैलिड है, ठीक है। अब इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो क्या इंग्लिश डिक्शनरी में ये चीज वैलिड है? अगर वैलिड नहीं है तो ये वर्ड नहीं है, ठीक है। ऐसे ही है। तो इसी तरह से हमारे जो कंप्यूटर होगा उसमें स्ट्रिंग्स वो चीजें होंगी जो उस लैंग्वेज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। जो एक्सेप्टेबल होंगे हम कहेंगे इस लैंग्वेज के वर्ड्स, बिल्कुल इंग्लिश की, ठीक है। स्ट्रिंग्स और वर्ड्स का डिफरेंस समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। हर चीज जिसका आप मिला के अल्फाबेट के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना दोगे वो स्ट्रिंग जरूर होगी, लेकिन वर्ड होने के लिए उसको लैंग्वेज में वैलिड या डिक्शनरी में एक्सेप्टेबल होना मस्ट है, ठीक है जी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दें। वर्ड और स्ट्रिंग में कोई कंफ्यूजन हो तो बच्चों मुझे बताओ, जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं। मैम ये तो क्लियर हो गई है मैम। जो आप बोर्ड पे आगे लिख रही है ना वो नजर नहीं आ रहा। क्या वो जहाँ पर मल्टीमीडिया वहां पर? जहाँ पे अपने इंग्लिश लिखा हुआ है ना, इसके नीचे जो ब्रैकेट से यानी स्क्वायर ब्रैकेट तक वो नजर आ रहा है, उसके आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। अब आ रहा है? हाफ स्क्रीन हाफ नजर आ रही है मैम। एक मिनट मुझे ना जरा अपना व्यू देखने दें फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा मैं ना कैमरे को उस तरह से एडजस्ट करती हूँ कि अब वो तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ये काफी है। मैम अगर कैमरे की पोजीशन सेट करती रहेंगी मैम, आप कैमरे से ही मार्क कर लेंगे। मैं ना अपना वो मार्कर लगा लेती हूँ ना कि मुझे यहाँ तक आप लोगों को व्यूएबल है, ठीक है। ये यहाँ तक समझ लें व्यूएबल, ठीक है। इसके अलावा किसको व्यू नहीं? हाँ जी, मैं बेसिकली कह रही थी आपके पास अल्फाबेट्स हैं और फिर उसके बाद आपके पास आते हैं स्ट्रिंग्स और फिर उसके बाद आते हैं आपके पास वर्ड्स, ठीक है जी। स्ट्रिंग्स और वर्ड्स दोनों वो ही चीजें हैं कि जी कंकैटिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, लेकिन उन अल्फाबेट्स की अगर वैलिडिटी हम देखेंगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो वो वर्ड बनेगा, अदरवाइज वो क्या होगा, जस्ट अ स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो जब भी हम ऑटोमेटा में वो जो मैंने पीछे डायग्राम दिखाई है आपको स्टेट मशीन की, उसमें जब इनपुट जाएगी तो वो हमेशा स्ट्रिंग की जाएगी, क्योंकि इनपुट देते हुए हमें नहीं पता होगा कि जी वो लैंग्वेज के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं। अगर वो लैंग्वेज के लिए एक्सेप्टेबल होगा तो हम कहेंगे जी इट्स अ वैलिड वर्ड, अदरवाइज वो स्ट्रिंग क्या होगी, इनवैलिड वर्ड होगी, ठीक है। वापस आते हैं अपनी स्लाइड शेयर पे और तो बेसिकली फॉर्मल लैंग्वेजेस क्या है आपकी, वेल डॉक्यूमेंटेड लैंग्वेजेस हैं। बेसिकली ना ये स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाने वाली चीज नहीं है, ये बोर्ड पे कर करके आपको साथ साथ बताने वाली चीज है। तो इन केस अगर पेपर में कहीं हम लोगों ने कोई शॉर्ट क्वेश्चन टाइप की चीज, समटाइम्स होता है ना टीचर को अपने बच्चों पे आ रहा होता है कि मैं इनको अगर आप हल्का वाला पेपर दे दें, टफ वाला नहीं देना या असाइनमेंट या कोई चीज, तो उसमें ना फिर मैं ऐसी चीजें बच्चों को शॉर्ट क्वेश्चंस में दे देती हूँ स्लाइड्स में से कि जी आप मुझे फॉर्मल लैंग्वेजेस की को डिफाइन कर दें, 2 नंबरों का सवाल है, ठीक है। उसमें आप ये 3-4 चीजें लिख दें जी, वो वेल डॉक्यूमेंटेड होती हैं, फॉर्मल में रूल्स होते हैं, रूल्स को या सिंटैक्स को आपने फॉलो करना होता है या कोई ग्रामर होती है उसको आपने फॉलो करना होता है, ठीक है जी।
इनको नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहा जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन हम किस तरह की करवा सकते हैं, अगर हम कम्युनिकेशन देखें तो हमेशा ह्यूमन टू ह्यूमन होती है, तो वो उस चीज को हम कहते हैं कि वो सिंपल नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है। जब हम यूजर और सिस्टम के दरमियान करवाते हैं, या सिस्टम और यूजर के दरमियान करवाते हैं, या सिस्टम और सिस्टम के दरमियान की कम्युनिकेशन होती है, तो ये सारी किस चीज का पार्ट होती है जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट होती है। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बगैर तो हम कंप्यूटर या सिस्टम से कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते, ठीक है जी। आगे नेचुरल लैंग्वेज थी। नेचुरल लैंग्वेज हमेशा वेल डिफाइंड या सेट ऑफ रूल्स के साथ होंगी, जैसे इंग्लिश, उर्दू, अरबी वगैरह होगी, ठीक है। कुछ होती है जो वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, आपको उनके नाम भी नहीं पता होंगे, जैसे कि इनको बार्डी, पहाड़ी, ठीक है। ये लैंग्वेजेस हैं लेकिन हम लोगों को इनका नहीं पता, ठीक है। तो ये जो है, अब एग्जांपल में वही पार्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अगर मैं देखूं तो पार्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, सबसे पहले जी आपको सेट ऑफ 26 अल्फाबेट्स का मिलता है, जो अपर केस भी होते हैं, लोअर केस भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको मिला के हम कुछ वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स के बाद हम बड़े होते हैं थोड़े से, तो हमें ग्रामर सिखाई जाती है, ठीक है। वो ग्रामर में अम्मियां हमें पहली चीजें सिखाती हैं जी, टीचर्स भी स्कूल में जाओ। दिस इज अ कैट, दिस इज अ बैट, दैट इज अ बुक, दैट इज अ चेयर, इस तरह की चीजें सिखाती है ना। दिस दैट का कॉन्सेप्ट बताया जाता है, इज एम आर का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। तो ये क्या चीजें हैं, दिस दैट इज एम आर हैज हैव हैड, ये क्या चीजें हैं, बेसिकली ये सब चीजें हमारी ग्रामर्स हैं, ठीक है। इन ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम जब वर्ड्स को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनने लग जाते हैं, सेंटेंसेस बनने लग जाते हैं, ठीक है। जब तक हमारे पास ग्रामर नहीं होगी हम लोग सेंटेंस नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं, हमने अल्फाबेट्स डिसाइड कर लिए, वैलिड वर्ड निकाल लिया, वैलिड वर्ड निकल आते हैं, तो फिर हम अपने प्रोग्राम की आहिस्ता आहिस्ता इंस्ट्रक्शंस लिखना शुरू करते हैं। आ गई ये समझ। तो बिल्कुल जिस तरह से आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज सीखते हो, आपकी जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं उनके भी सेम वही स्टेप होते हैं, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि आपने उनको अच्छी तरह से कहीं ना कहीं कोई चीज मिस कर दी होती है, या आपने उनके अल्फाबेट्स भूल गए होते हो, सही से पढ़े नहीं होते, या फिर आपने ग्रामर को भूला होता है, ठीक है। तो फिर आपको कोडिंग करते हुए मसला आ रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपके जी इंग्लिश में ग्रामर पता चली, ग्रामर के बाद हमने सेंटेंस बना लिए। अब जैसे एग्जांपल मैंने दिए, आई एट एन एप्पल, इट से क्या है ये चीज, सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस को अगर मैं ग्रामर वाइज देखूं तो इंग्लिश की ग्रामर कहते हैं जब भी आपने लिखने हैं तो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपने हमेशा वर्ब मेंशन करना है, वर्ड के बाद आपने बताना है जी अगर कोई आर्टिकल या कुछ इस तरह से चीज है, फिर वो हाउ एंड वगैरह इस तरह की चीज, फिर आपने ऑब्जेक्ट में अपना नाम वगैरह जो भी है वो मेंशन करना होगा, ठीक है। तो ये एक रूल है, उसको देखते हुए फिर हम अपने बनाते हैं। हम ये वो अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच की तरफ तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये इस तरह से आपको एक ग्रामर का फॉर्मेट दे दिया जाता है, फिर हम उसके थ्रू फिर अपने सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। वो तो बात की बातें हैं, इंग्लिश में और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि उनको कैसे करना है। अब यहाँ पर आ गए आई एट एन एप्पल, ठीक है। अगर मैं इसको कहूँ आई एट अ शिप, is it a valid sentence or not? क्या गलती है इसमें, मैंने इसमें सब्जेक्ट भी मेंशन किया है, मैंने इसमें वर्ब भी बता दिया है, मैंने वो भी बता दिया, ये भी बता दिया है, गलती कहाँ है? मैम 8 में आई गेस, किस चीज की? मैम इसमें ग्रामर का इसमें इशू आएगा शायद। नहीं, ग्रामर वाइज ये बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा अब देखो जो मैं बात कर रही हूँ, अब मैं आ रही थी आपको लेके लॉजिकल और इलॉजिकल एरर्स, जो हम कहते हैं एक सिंटैक्स एरर होते हैं, एक लॉजिकल एरर्स होते हैं। सिंटैक्स एरर वो है कि जी मैंने लिख दिया है आई की बजाय
वो भी है, लॉजिकल ही होगा। IR8F8 शेप, तो फिर मैं कहूँगी ये सिंटैक्स एरर है। ठीक है, सिंटैक्स मीन कि मैंने लैंग्वेज की ग्रामर को शेयर किया, मैंने ग्रामर का रूल मैम नहीं ये फॉलो समझ किया। नहीं आया रूल, मैम, अच्छा ये मैं ये आखिर ये समझ नहीं आया। जहाँ मैं दोबारा साफ करूँगा तो उसमें पता लग गया। ये मैंने 3 सेंटेंसेस लिखी हैं, अब आपने मुझे बताना है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है तो क्यों। ठीक है, I ate an apple, ये सिंटैक्स वाइज भी ठीक है और लॉजिकली भी ठीक है। कैसे? सिंटैक्स मींस ग्रामर क्या कहती है, ग्रामर ने हमें कहा जी पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे आपका वर्ब होना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने चीजें प्लेस की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो मैं लॉजिक की बात कर रही हूँ, डज इट मेक सेंस, मैं सेब खा रही हूँ तो डज इट मेक सेंस। ठीक है, तो इट्स लॉजिकली भी करेक्ट। ठीक है, अगला जो सेंटेंस है उसमें ग्रामेटिकली तो मैंने वर्ड वर्ब सब कुछ अपनी जगह पे प्लेस किया हुआ है, तो सिंटैक्स वाइज तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लॉजिक वाइज वो कहते हैं मैंने शिप खा लिया, तो क्या मैं शिप खा सकती हूँ? नहीं खा सकती ना। नो तो जी बच्चे, तो इसलिए इस चीज को हम कहेंगे ये लॉजिकली एरर इसमें आ जाएगा। तो अगर हम सिंटैक्स वाइज या उस तरह से कंप्यूटर में देखें, तो अगर मैं कह रही हूँ मैंने इवन ऑड निकाल लिया, ठीक है, ठीक है, इवन ऑड निकाल रही हूँ। इवन ऑड का कोड क्या होता है कि कोई भी नंबर मैंने ए अगर यूजर से गेट किया है, ठीक है, और उसमें ए को अगर मॉडुलस 2 कर दूं तो जो भी नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा मेरे पास, इफ इट्स 0 तो ये इवन है, इफ इट्स 1 और तो वो ऑड होगा। ये लॉजिक है हमारी। ठीक है, लेट्स से मैंने z के अंदर इसका आंसर गेट किया कि 0 आया है या 1। ठीक है, और मैंने उसके बाद चेक किया इफ a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 1, 0 है तो प्रिंट इवन। अब यही मैं आपको बताने लगी हूँ ना, प्रिंट इवन और प्रिंट ऑड। ये हमारा जो एक सूडो कोड मैंने लिखा है इवन ऑड के लिए। ठीक है, सारा कोड ठीक है, सारी लॉजिक ठीक है, लेकिन एक मिस्टेक लॉजिकल की हुई है, वो क्या है जी, ठीक है, तो ये हम कहेंगे जी हमारी आउटपुट ही ठीक आ रही, आउटपुट ही ठीक आ रही, कोड तो मेरा बिल्कुल ठीक है लेकिन हमने उसे वैल्यू गलत दे दी है कंपैरिजन के टाइम। ठीक है ना, तो वो इस तरह के जो एरर्स होते हैं ना, जो देखने में अक्सर पकड़ में नहीं आ रहे थे क्योंकि वो वेरिएबल के अंदर की वैल्यू होती है और हमने गलती से मिस्टेक की होती है, तो वो लॉजिकल मिस्टेक होती है कि आपकी लॉजिक में मसला। लेट्स से आपको वो लॉजिक, आपको कहा गया था a प्लस बी करें, ठीक है, a प्लस बी करना है, c के अंदर स्टोर करवाना है और c को डिस्प्ले करवाना है। लॉजिकल मिस्टेक ये है कि आपने a माइनस बी करके c में डिस्प्ले करा रहे हो, अब आंसर नहीं ठीक आ रहा मेरा। ठीक है, तो वो एरर कहाँ पे है, वो कंप्यूटर आपको, आपके कंपाइलर ने तो कोई एरर नहीं दिया क्योंकि सिंटैक्स की तो कोई गलती नहीं है। ठीक है ना, ग्रामर की तो कोई गलती नहीं हुई हुई, वो तो जो टीचर ने आपसे मांगा था आपने वो वाला ऑपरेटर नहीं यूज किया। ठीक है, तो इंग्लिश में जब हमने गलती निकाली तो वो सेंस नहीं दे रहा था, तो यहाँ पे भी जब मैं एडिशन कहूंगी और आप मुझे सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो वो सेंस देगा, उसके लिए तो ये ऑपरेटर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसने गलती नहीं निकाली, उसने आपको परफॉर्म करके आंसर गलत दे देना है। ठीक है, तो वो चीज जो पकड़ में कंप्यूटर के नहीं आती वो क्या होती है जी, लॉजिकल एरर्स होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को ये नहीं पता कि जो आपके टीचर ने काम दिया है वो यही दिया था। ठीक है, समझ आ रही है?
तो लॉजिकल और सिंटैक्स एरर का डिफरेंस पता लग गया है। सिंटैक्स की आपकी ग्रामर में या जो आपके अल्फाबेट्स गिवन है उसके अलावा आप कोई चीज यूज करें। लॉजिक का मतलब है कि जो चीज आपको कही गई है, अगर आपने सिंटैक्स वाइज परफेक्ट लिखी है तो कंप्यूटर ने उसकी गलती नहीं निकालनी, वो आप ही हो जो बता सकते हो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई था और मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये लॉजिकल मिस्टेक है। ठीक है, जैसे अक्सर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बच्चे मेरे साथ पहले क्विज के बाद लड़ने आ जाते हैं, मैडम आपने हमें 0 क्यों यहाँ पे लगाया हुआ है। मैंने उनसे पूछा होता है जी मॉडुलस निकालना, ठीक है, तो जब मैं मॉडुलस निकालने के लिए देती हूँ तो मैं कहती हूँ जी मुझे ये ऑपरेटर लिखा हुआ मिले कोड में, बच्चे मुझे बेसिकली मॉडुलस नहीं, मैं कहती मैं रिमाइंडर लिख देती हूँ और ऑपरेटर का नाम मॉडुलस होता है, तो मैं क्लास में मॉडुलस वर्ड यूज करती हूँ और रिमाइंडर के लिए बताती हूँ इसे यूज किया, तो बच्चे मुझे डिवीजन दे देते हैं और डिवीजन का ये भी नहीं लगाते, ये लगाए तो फिर वो आर्ग्यू भी कर सकती है हाँ जी मैडम वो इस तरह से बनाया था, तो आ जाते हैं मेरे साथ लड़ने, मैडम हमने सही लगाया, डिवाइड करके उसको देखना था कि उसका 0 आएंगे 1, तो डिवीजन के बाद वो हमेशा हमें क्वेश्चन जो होता है वो रिटर्न करता है, मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो ये क्या था, एक लॉजिकल एरर था, उस बच्चे के लिए डिवीजन ने मुझे वो चीज रिटर्न कर दी जो रिमाइंडर आया, मेरे लिए जो बुक में लिखा हुआ था सिंटैक्स और ग्रामर उसके अकॉर्डिंग तो वो चीज नहीं मिल रही थी, तो कंप्यूटर ने तो उसको चला के दे दिया डिवीजन के अकॉर्डिंग ही, लेकिन मुझे पता है कि मुझे तो ये रिजल्ट ही नहीं चाहिए था, तो दैट इज ए लॉजिकल मिस्टेक। ठीक है जी, हाँ जी बच्चों क्लियर हो गया। वैसे तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का पहले प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट्स थे आपके। अच्छा जी, वो लैंग्वेज जो होगी उसमें कोई सिंबल्स यूज होते हैं इंग्लिश में, अब एबीसी जो है ये लेटर्स भी जो ए टू जी डिफाइन किए गए हैं ये सिंबल्स ही हैं। फ्रेंच में देखिए उनके अपने सिंबल्स हैं, अरेबिक के अपने सिंबल्स हैं, हमारी उर्दू के अपने सिंबल्स हैं, ऐसे ही है हर लैंग्वेज के अपने सिंबल्स होंगे। उसके बाद कुछ उनमें स्पेसिफाइड स्ट्रिंग्स होंगे, वो स्ट्रिंग कैसे बनेंगे, अल्फाबेट्स को मिलाने से। ठीक है, ये चीजें भी मैंने एक गो थ्रू में आपको सारी बता दी थी, अब हम स्लाइड वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले मैं देखती थी बच्चे मुझे कहते थे मैडम स्लाइड से पढ़ाएं, तो स्लाइड से जब मैं पढ़ाती थी ना तो वो मुझे बड़ा टाइम लग जाता था और मैं रुकी ही रहती थी उन चीजों पे, तो बच्चे भी मैडम इस स्लाइड में आपने भी ये लाइन नहीं बताई ये लाइन नहीं बताई, तो स्लाइड जो थी आपको एक ओवरव्यू देने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो तो मैंने आपको 4 लाइनों में पहले ही समझा दिया। अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स होंगे तो कंकैटिनेट करके आपके पास क्या बन जाएंगे जी, स्ट्रिंग्स बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लैंग्वेज की डेफिनेशन दी हुई है कि कोई भी फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। फाइनाइट और इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट पता है सबको, फाइनाइट मींस आपने सेट नोटेशन पढ़ी है, सेट्स का पता है सबको, ये इसके अंदर चीजें कॉमा सेपरेटेड लिस्ट के साथ, तो सेट्स होते हैं, सेट्स के अंदर हम लोगों ने एक कोई सिंबल ले लेते हैं यूज कर लेते हैं और उसमें कहते हैं ये सेट है, इसके ये एलिमेंट्स हैं। तो अब जब हम लैंग्वेजेस के साथ काम कर रहे हैं तो मैं कहूंगी इस सेट के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं वो उसके अल्फाबेट्स हैं, इन अल्फाबेट्स को मिला के मैं लैंग्वेज के वर्ड्स बना सकती हूँ। ठीक है, तो फाइनाइट का मतलब है लिमिटेड नंबर होने चाहिए। लेट्स से मैं कहती हूँ मेरे पास एक सेट है ए और बी का, ठीक है, तो इसके फाइनाइट मीन काउंटेबल, काउंटेबल आपके पास अगर एलिमेंट्स हैं या काउंटेबल उसके अल्फाबेट्स हैं तो इट्स ए फाइनाइट लैंग्वेज। ठीक है, और अगर नहीं तो फिर ये इनफाइनाइट होगी। ठीक है, यूजुअली हम लैंग्वेज के लिए की लेटर है सिग्मा का, ये यूज करते हैं। ठीक है, समेशन जिसे अक्सर आप बोला करते हैं मैथ्स में, स्टैट्स में। ठीक है, तो ये समेशन से आप इसको लैंग्वेज को शो कराते हो। अगर हम लोग ज्यादा इसकी तरफ देखें तो हम लोग क्या करते हैं, हम एल लिख देते हैं, लैंग्वेज इक्वल्स टू सेट नोटेशन बनाते हैं और उसमें उसकी कॉमा सेपरेटेड लिस्ट के साथ अल्फाबेट्स दे देते हैं। ठीक है, दोनों आप चीजें यूज कर सकते हो, आप एल भी लिख सकते हो और आप एस भी लिख सकते हो और आप ये समेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने जब आगे पेरेंथेसिस दे देनी है ना तो उसको पता चल जाएगा, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स दे देनी है तो उसे पता चल जाएगा कि ये हमारे पास क्या है,
एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का सेट है और उसके अंदर उसके अल्फाबेट्स कॉमा सेपरेटेड लिस्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, एग्जांपल उसने ये दिए हुए हैं, जैसे ए बी, तो उसके अल्फाबेट्स हैं, एक लैंग्वेज है उसके 01 अल्फाबेट्स हैं, आई जे के इसके 3 अल्फाबेट्स हैं। इस तरह से ए बी सी जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का अगर सेट देखें तो उसके अल्फाबेट्स 26 ए टू जी हैं तो काउंटेबल 26। ठीक है, अच्छा जी, ये चीजें जरा आपने याद रखनी है। ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स, लेकिन स्ट्रिंग्स जरूरी नहीं है वर्ड भी, ये मैंने भी आपको पहले बताया। ठीक है, उसके बाद आता है नल या एम्प्टी स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। अभी मैं बता रही थी कि ये तो लैंग्वेजेस के आगे अल्फाबेट्स हैं, अगर ऐसी कोई लैंग्वेज है जिसका कोई अल्फाबेट ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, नल। नल का तो सबको पता है ना, जीरो, जीरो भी मतलब जीरो हो वाला जीरो के एम्प्टी, जीरो वरना हम कहते हैं जीरो इटसेल्फ एक नंबर है। ठीक है, तो नल बेसिकली एम्प्टी। तो नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग मीन जिसमें कुछ नहीं होगा और उसको हमेशा हम लैम्डा से शो कराएंगे। जब आप लोगों ने अपनी कॉपीज पे बनाना है तो ऐसे करके ये बनता है। ठीक है, नल। सिंटैक्स एरर, आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक, लॉजिकल एरर क्या है जो ग्रामेटिकली मीनिंगफुल, ग्रामेटिकली तो ठीक है लेकिन मीनिंगफुल नहीं है, जैसे शिप वाली बात हो गई। ठीक है, प्लस को करना था लेकिन माइनस कर दिया था, तो ये मीनिंगफुल नहीं था। तो लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के कितने तरीके हैं, सेट्स के, जिस तरह से आपने पढ़ा था, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है और दूसरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये है कि मैं कहूंगी ये अगर सेट दिया हुआ था तो इस सेट की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, सेट ऑफ 2 अल्फाबेट्स ए एंड बी, तो ये उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो पेपर में अक्सर आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दे दी जाती है लैंग्वेज की और फिर कहा जाता है कि इसके आपने वर्ड्स निकालने। ठीक है, ऑल वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ अल्फाबेट्स ए एंड बी, ठीक है, वो आपने निकालने हैं। या इस तरह से आ जाता है ऑल वर्ड्स ऑफ इवन नंबर्स लेंथ, इस तरह से आ जाता है। इवन लेंथ के निकाल दें, ऑड लेंथ के निकाल दें, ऑफ 3 अल्फाबेट्स, 2 अल्फाबेट्स, या ये वाले अल्फाबेट्स स्पेसिफिकली बता दिए जाते हैं। तो आपको पेपर में अक्सर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आती है और आपसे कहा जाता है इनके नीचे आपने किस तरह से फॉर्म लिखनी है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एग्जांपल दी हुई है कि लेट एक्स है, तो एक्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो एक्स लैंग्वेज कहाँ तक जा सकती है। अगर एक लैंग्वेज है उसमें सिर्फ एक अल्फाबेट है एक्स, तो कंप्यूटर की जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है उसमें हम एक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक्स को यूज करते हुए उसने कहा लैंग्वेज है उसमें सिर्फ एक अल्फाबेट है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बताई, कोई भी ग्रामर नहीं बताई, तो एक्स के साथ कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो वो वर्ड बता रहा है। एक्स के साथ अगर लेंथ 1 का वर्ड बनाए तो एक्स बनेगा, लेंथ 2 का वर्ड बनाए तो डबल एक्स हो जाएगा, फिर ट्रिपल एक्स, इस तरह से सो ऑन। जितनी लेंथ आप उसको दे दोगे उतनी लेंथ का वो आपको वर्ड बना के दे देगा। ठीक है, तो इस एक्स लैंग्वेज में से आपके एज मेनी एज वर्ड्स बन सकते हैं कंसिस्टिंग ऑफ एन नंबर ऑफ एक्स, कि जितनी एन की उसने उसको लेंथ बताई होगी उस लैंग्वेज में से उतनी लेंथ का आपका वर्ड निकल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से मेन पे काम करते हैं कि आपको एक लैंग्वेज बताई जाएगी उसमें से आपने वर्ड्स निकाला करते हैं। ठीक है, अब उसने एक और लैंग्वेज बताई थी, लैंग्वेज हैविंग 2 अल्फाबेट्स ए एंड बी। ठीक है, तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताऊं तो क्या कहूंगी, ऑल वर्ड्स विद ए एंड बी। तो जब हमने ऑल वर्ड्स फ्रॉम ए एंड बी निकालने हैं तो किस तरह से लिखेंगे। अब ये चीज है जो आपने सीखनी है आज के दिन, पहले तो रिवीजन हो रही थी चीजों की। आपका सेट ए और बी पे
कंसिस्ट कर रहा है, लेट्स से लैंग्वेज पढ़ने के लिए, ठीक है। इस लैंग्वेज के मैं क्या निकालने लगी हूँ, वर्ड्स निकालने लगी, वर्ड्स निकालने हैं जी। उसने हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बताई कि कौन से वर्ड्स होने चाहिए, क्या कैसे नहीं होने चाहिए। पहला वर्ड क्या निकलेगा, ए, दूसरा हाँ बी, बी, फिर ए बी, ए और बी, फिर बी और ए, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी ए, ठीक है, ए बी बी, ठीक है। फिर ए बी ए और फिर बी ए बी, ठीक है। इसी तरह से आपने आगे दो के साथ अभी किया, मतलब आपने पहले 1 2 कांस्टेंट रख के किए, फिर ए को कांस्टेंट रखा, फिर बी को, फिर इधर ए बी को कांस्टेंट रख के उसके ए बी ऐड किए, ठीक है। तो इस तरह से करके हम इसके वर्ड्स बनाते जाएंगे। हाँ जी, इस तरह से आता जाएगा अब आपका। लेकिन अभी मैं इसको ये करके वाइंड अप कर जी, अभी इस पे लिमिट नहीं है, इसमें से हम जितने मर्जी चाहे वर्ड निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसी सेट के ऊपर वो साथ लिख देता, अभी तो यहाँ लिखा है ना ऑल वर्ड्स ऑफ ए एंड बी, अगर वो लिख देता ऑल वर्ड्स ऑफ ए एंड बी लेंथ 2 या लेंथ 3, तो लेंथ 2 अगर कह देता तो लेंथ 2 में सिर्फ ए बी बी ए नहीं, वो लेंथ 1 में है, ठीक है। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। ये तो सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि सिर्फ ऑल वर्ड्स ए और बी के, तो उसमें जितने मर्जी ए बी के कॉम्बिनेशन बना लो वो सब आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको उसने बता दिया है कि आगे ये लिमिट है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया। अब मैं आपको इसके ना सिंपल एग्जांपल एक बताती हूँ कि हमने करना क्या है। लेंथ 1 के लिए निकालना है आपने, तो ए अकेला बी अकेला, ठीक है। लेंथ 2 के लिए निकालना है, ए को कांस्टेंट रखा, ए के साथ ए को लगाया, ए के साथ बी को लगाया, दूसरी बार उसके कौन से वर्ड है, बी है, बी के साथ ए को लगाया, बी के साथ बी को लगाया। थर्ड टाइम आपके पास ए बी ए बी ए, मैं वैसे इस तरह से करती हूँ, ए डबल ए, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद अभी ये देखो यहाँ पे भी इसी तरह से ए बी को आपने कांस्टेंट रख के उसकी निकालते जानी है, डिफरेंस करते जाना है। यही चीजें आप देखो ना, इस तरह से अभी मैंने कैसे निकाला, यहाँ से डबल ए को उठाया, डबल ए के साथ ए बी के कॉम्बिनेशन बनाए, फिर ए बी को उठाया, उसके ए बी के साथ कॉम्बिनेशन उठाया, बी ए को उठाया, उसके ए बी के साथ, ठीक है। जब तीसरी आपको लेंथ 4 निकालनी है, तो लेंथ 4 के लिए क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इसके ए के साथ कॉम्बिनेशन, इसका बी के साथ कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर इसको उठाएंगे, इसका ए के साथ कॉम्बिनेशन, इसका बी के साथ कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक फॉर्मेट बताया गया था, मैं उसी के थ्रू चलूंगी, ठीक है। आपने लेंथ 1 निकालनी है, लेंथ 1 लो, लेंथ 1 को उठाओ, उसके साथ ए बी के कॉम्बिनेशन लगाओ, लेंथ 2 को उठाओ, उसके साथ ए बी लगाते जाओ और आपकी लेंथ 3 के बन जाएगी। तो बेसिकली आप नोट करोगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 कॉम्बिनेशन, 2 की पावर 3 कॉम्बिनेशन और 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो इससे आपको पता चल जाएगा, आपके अगर टीचर ने एग्जैक्ट नंबर ऑफ कोई कॉम्बिनेशन मांगे हैं तो आपने पूरे कॉम्बिनेशन लिखने हैं या नहीं। तो 2 की पावर अगर 0 है तो क्या बनेगा जी, नल, ठीक है, एम्प्टी या नल स्ट्रिंग, ठीक है। 1 पे आ जाएगा जी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
ठीक है, ये वो वाला नहीं करना, तो वो दिया 6 वाला। यहाँ पे आपकी ये है 2n का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, तो ये जो अगर मैंने ये 2n या x की n लिखा होता ना, वो उसका मतलब ये लिखा कि आपने n टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए दिए जाए तो आप लोग कॉम्बिनेशन बना लोगे? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग बना लोगे? यस मैम। नजर आ रहा मैम था? हमारा 3:30 से लेक्चर है। मेरा सर बीच में आ गया था। अच्छा, मैं आपको दोबारा बना के दिखाती हूँ। बेसिकली मैं आपको ये बता रही थी कि आपने लेंथ 1 हमेशा पहले लिखनी है। आपकी लेंथ में ए और बी था, ठीक है। ए बी के बाद आपने ए और बी लिखा। ए और बी दोनों के साथ आपने ए और बी दो बार यूज करना है। ए के साथ भी ए को यूज करना है, बी के साथ भी ए को यूज करना है। इस तरह ए के साथ भी बी को यूज करना है और बी के साथ भी बी को यूज करना है। ठीक है, ये हो गया 2 की पावर 2 के लिए। 2 की पावर 3 के लिए जब हमने यूज करना है तो हम इन्हीं को चारों को उठाएंगे, डबल ए बी ए बी एंड डबल बी। अब हर एक कॉम्बिनेशन के साथ ए बी आपने ऐड करते जाना, ठीक है। तो ये आपके 2 की पावर 3 की लेंथ के लिए हो गए आपके कॉम्बिनेशन कंप्लीट। इसी तरह से जब आपने 4 के लिए करना है तो क्योंकि अभी आपके पास 2 अल्फाबेट्स हैं तो आपने एक बार ए के साथ ये और ये के साथ। लेट्स से अगर 3 होते तो इसी चीज को आपने 3 टाइम्स रिपीट करना था तीसरे अल्फाबेट के लिए, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा था कि आपके पास अल्फाबेट्स कितने हैं और उनको आपने किस तरह से लेके चलना है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों अब आपको नजर आ गए या पूरे बना के दिखा दूं? टाइम हो गया मुझे बताइए। अच्छा जी, यहाँ पे ट्रिपल ए के बाद क्या है जी? डबल ए बी बी डबल ए और बी डबल ए बी, फिर बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी और ए बी हो गया ए बी बी ए बी बी बी। इसके बाद ये वाला है बी बी ए बी बी ए ट्रिपल बी बी। ठीक है, आ गई ये समझ? कुछ नहीं किसी ने भी नोट किया। बाद में पेपर में क्या करोगे आप लोग? घर जाके इसको रिवाइज करोगे। स्लाइड्स तो मैंने शेयर आपके साथ कर दी। मैम वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ए बी आप सारा टाइम यही करते रहते हैं। मैं बता रही हूँ ये सब्जेक्ट इस तरह का, ठीक है। ये जो मैंने इतना भी इजी नहीं है लेकिन अभी शुरू में अगर आपको लैंग्वेज समझ आ जाएगी ना तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। जो बच्चे लैंग्वेज पे अटक जाते हैं ना उनके लिए फिर आगे इस चीज को देख के डायग्राम्स बनाना मुश्किल हो जाता है। मैम मुझे ये ए बी ठीक तरीके तो से समझ नहीं आया। सॉरी बच्चे, क्या कह रहे हो? मैम ये ए बी सी जो जिस तरीके से आपने लिखे हैं ये ठीक से समझ नहीं आया। इसकी ये रिकॉर्डिंग वाले? आप भेज सकती हैं? यस मैम, आप इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर सकती हैं लेक्चर के बाद? करूंगी। आई होप कि वो नजर ठीक आ गए होंगे, ठीक है। वरना कल आप लोग जब क्लास में आओगे तो एक बार ना हम किसी एक बच्चे को उठा के कहेंगे कि वो बनाए, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन कराती हूँ तो मैं बच्चों को खड़ा कर देती हूँ। आप बनाए और मैं आपकी गलती निकालूंगी जहां वो रुकता है तो इसका मतलब है और भी बच्चों को हो सकता है उस चीज में, तो वो फिर क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके तो आप लोगों ने भी घर जाके इस चीज को ट्राई करना है। जैसे मैंने नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, ऑल वर्ड्स बेस्ड ऑन ए एंड बी हैविंग लेंथ 2, ठीक है। लेंथ 2 के लिए मैंने आपको कहा जी ए बी में से वर्ड निकाले, तो ए लेंथ 2 के लिए 4 वर्ड्स निकल रहे थे, तो सिंपली हम ये 4। तो इसलिए मैं कह रही थी रिस्ट्रिक्शंस यानी ग्रामर जो दी होगी उसी के अकॉर्डिंग आप ये लैंग्वेज डिजाइन और उसमें से उसी के हिसाब से वर्ड्स निकलेंगे, ठीक है।